हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान में हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब उन 8 लेक्चरों में हमने प्रकाश का परावर्तन टॉपिक कवर कर लिया है। प्रकाश के परावर्तन मतलब इस चैप्टर का हमने आधा भाग कवर कर लिया है, आधे से ज़्यादा ही हमने कवर कर लिया है। तो आज के इस क्लास में जो बचा हुआ आधा भाग है उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक जो बचता है आधे से, यहाँ पे हमने प्रकाश का परावर्तन इतना समझ लिया है। अब हमको समझना है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है ये समझना है। परावर्तन क्या होता है समझ चुके हैं, अपवर्तन क्या होता है ये समझना है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से उस पार्ट को कवर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके हमने कुछ नोट्स आपके सामने पेश किए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या कहता है कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ने पर आपको समझ नहीं आया होगा, तो पहले हम इसी डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक प्रकाश किरण है। ठीक, अभी नहीं समझ आ रहा होगा। देखिए, हमको अपवर्तन जब हमारा होता है प्रकाश का, तो दो अवस्थाएं इसमें चाहिए होती हैं। कैसी कि एक माध्यम होना चाहिए हमारा सघन, एक माध्यम होना चाहिए विरल, या एक माध्यम होना चाहिए विरल या एक माध्यम होना चाहिए सघन। बात वही है। तो हमको सघन विरल ये माध्यम क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं माध्यमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सघन माध्यम सघन मतलब घन। घन का मतलब है कि बहुत सारे जो अणु हैं या बहुत सारी जो घना हुआ एक भाग। घना हुआ मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे अणु मिले जो प्रकाश किरण को अवरोध उत्पन्न करें, उसको विचलित कर दें, एक निश्चित दिशा में न जा कर के वो किसी और दिशा में मुड़ जाती है। इसी कारण ये सघन माध्यम या सघन माध्यम बनाया जाता है। सघन माध्यम का मतलब ही है कि जहाँ पर ठोस अवस्था पाई जाए। ठोस का मतलब है विरल से ज़्यादा ठोस पाया जाए। विरल क्या होता है, विरल वह माध्यम होता है जहाँ पर सघन से कम ठोस अवस्थाएं पाई जाएं। ध्यान से समझिएगा कि विरल वह माध्यम होता है जहाँ पर सघन पर उपस्थित जो ठोस की मात्रा है उससे कम ठोस की उपस्थित होनी चाहिए। कहाँ पर, विरल माध्यम में होनी चाहिए। ठीक है, विरल माध्यम हमने बता दिया कि जैसे मान लीजिए, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब आप बाइक चलाते हैं, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, ये आप बाइक चला रहे हैं। ठीक, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल गया। अब देखिए, आप अकेले थे, रोड एकदम शांत था, आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चला दी, 100 किलोमीटर पर आवर से आपने गाड़ी चलाई। तो जहाँ पर आपको रोड में कुछ नहीं मिल रहा है वो आपका कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। अब जैसे ही आपको ट्रैफिक मिलता है, क्या मिलता है, ट्रैफिक मिलता है, यहाँ पर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, यही हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब सघन का अर्थ यह है जहाँ पर लोगों या किसी भी कण की अवस्थाएं ज़्यादा हो, उपस्थिति ज़्यादा हो, वो सघन माध्यम हो जाएगा। विरल माध्यम क्या होता है, सघन की अपेक्षा में वहाँ पर कणों की उपस्थिति कम हो, ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 2-3 बाइक भी चल रही हैं तो आप आराम से इतनी स्पीड में ले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक या जहाँ पर बाजार होता है वहाँ पर आप इतनी स्पीड में नहीं चला सकते, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ ट्रैफिक से आपको फिर यही माध्यम मिलेगा तो आपकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी। तो ध्यान समझिए कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन और इनके बीच का अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है, सघन माध्यम का मतलब है, जैसे मान लीजिए कांच हो गया, जल हो गया,
हीरा हो गया, मतलब सबसे गाढ़ा, जो सबसे गाढ़ा चीज होगी वही हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। अब विरल माध्यम सघन के अपेक्षा में हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वायु है, तो वायु तो सबसे ही विरल माध्यम हो जाएगा, किसके अपेक्षा में? जल के, हीरा के और कांच के। ठीक, वायु हो जाएगी। अब वायु एक हमारा ये हुआ, अभी यहाँ पर विरल माध्यम दिखा रहा है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर निर्वात ले लें, तो क्या आप बता सकते हैं कि निर्वात और वायु में कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है? निर्वात और वायु में कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है? तो निर्वात वह होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कण उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर आपको कोई भी कण, मतलब प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कोई भी वस्तु या वस्तु के कण नहीं है। ठीक, लेकिन जो वायु है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कण उपस्थित होते हैं जहाँ पर प्रकाश को अवरोध उत्पन्न होता है, प्रकाश को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि वायु हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, वायु हमारा सघन है और निर्वात हमारा विरल माध्यम है। समझ आया कि कैसे हम सघन और कैसे विरल माध्यम को पहचानेंगे? ठीक है, वायु हमारा हो जाएगा सघन माध्यम इसके सापेक्ष, लेकिन यदि हम इनके सापेक्ष देखें तो ये हमारे कांच, ये गाढ़ा है ना वायु से, तो वायु में ज़्यादा उपस्थिति है, वायु से ज़्यादा उपस्थिति है कांच के कणों में, इसलिए यहाँ पर ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। उसी तरीके जल और कांच में देखें तो जल हमारा विरल हो जाएगा और कांच हमारा सघन हो जाएगा। और कांच और हीरे में देखें तो हीरा हमारा कांच से ज़्यादा ठोस है, तो ये हमारा सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। जिन दो माध्यमों के बीच में हम अंतर ढूंढते हैं उसी के अनुसार हम जानते हैं कि सघन और विरल क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको सघन और विरल माध्यम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ अपने हिसाब से इस जो अभी हमने आपको डेफिनीशन बोली है अपवर्तन की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास दो माध्यम है। ठीक है, दो माध्यम है, माध्यम नंबर 1, मीडियम मतलब 1 और मीडियम मतलब 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमने एक अभिलंब मान लिया, बीच में एक अभिलंब मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मीडियम है ये हमारा विरल माध्यम है। कैसा है? विरल माध्यम है। और ये हमारा सघन है। पहले हम विरल से सघन की ओर ले जाते हैं। तो मान लीजिए कि विरल माध्यम से कोई हमारी प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, आ रही है और इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे। ठीक, लेकिन ये किस तरफ मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? इसका तय करने के लिए हमको सबसे पहले यही तो समझना था, जो अभी हम इतनी देर से विरल और सघन समझ रहे थे, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अगर विरल से सघन आएगी तो जो प्रकाश किरण होगी अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे ध्यान से समझिएगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर अभिलंब और इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई हो जाएगा और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण आर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक हमारा संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। अभी हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे है। ठीक है, अब ये हमारी हो गई एक डेफिनेशन। जो यहाँ पर ये वाला, ये जो कोण होगा ये हमारा होगा विचलन कोण। कैसा कोण होगा? विचलन कोण। ये कोण, ये वाला कोण देखिए ध्यान से, ये अपवर्तित किरण और जो वास्तविक किरण जाने वाली थी उसके बीच का कोण हमारा विचलन कोण कहलाएगा। ठीक, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। किस तरीके से? कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप पहली स्थिति केस नंबर 1 बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हम इसका दूसरा वर्जन लाते हैं। मतलब यहाँ पर यदि हम सघन कर दें, पहला माध्यम हमारा सघन हो जाए और दूसरा विरल हो जाए, तो जो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी थी वो अभिलंब से दूर चली जाएगी, कुछ इस टाइप से। आइए हम इसी चीज़ को अपने जो फेयर कॉपी हमने बनाई है, हमने जो नोट्स बनाए उसमें समझते हैं, तो उसमें शायद बेहतर समझ आए।
तो ध्यान से देखिए, जो अभी हमने आपको स्थिति बताई है, जो अभी हमने आपको कॉपी में बताया है, वो ये वाली स्थिति है, मतलब ये वाला केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। कैसा कि ये माध्यम हमारा विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। सघन में ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कुछ कण जैसे बनाया हुआ है, और इसमें हमने उल्टा कर दिया है, ऊपर हमने सघन कर दिया, नीचे विरल कर दिया। जब कोई आपतित किरण या जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित तो होती है, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। जब विचलित होती है वो अविलंब की ओर विचलित होती है या अविलंब से दूर विचलित होती है। इन्हीं दो केसों को हमको समझना है। जब वायु मतलब जब प्रकाश किरण विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर आएगी, लेकिन जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो वो अविलंब से दूर जाएगी। कैसे? अविलंब ये है और ये दूर जा रही है, लेकिन इसी का उल्टा जब विरल से सघन आएगी तो अविलंब की ओर आएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा कि अविलंब की ये ओर, अभी रुकिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, इस प्रकाश किरण को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर आ रही है, और इस प्रकाश किरण को ध्यान से समझिए, और इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की दूर जा रही, अविलंब से दूर जा रही। ध्यान से देख रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ आएगा। आपके स्क्रीन पर एक बेस्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एक ग्लास में पेंसिल है, एक ग्लास में पेंसिल है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है। ठीक, एक ग्लास में पेंसिल है जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन उसी के बगल में दूसरे ग्लास में पेंसिल है और उसमें पानी भरा हुआ है। अब आपको दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या है? जिसमें पानी नहीं है उसमें जो पेंसिल हमने डाली है वो पेंसिल एकदम सीधी नज़र आ रही है, लेकिन उसी का विलोम यदि हम दूसरे ग्लास में देखें, केस नंबर 2 में देखें, कि जो पेंसिल है वो हमारी मुड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि जो हमारी पेंसिल जहाँ से हमने डाली है ग्लास के अंदर, जहाँ तक हमने वाटर भरा है, वाटर लेवल है, वो वाटर एक अलग माध्यम का निर्माण करता है, और वाटर के ऊपर जो माध्यम है वो अलग माध्यम है। ऊपर और नीचे ये दोनों अलग अलग माध्यम हैं। इसी कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन के अनुसार समझाया था कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सेम टू सेम यही डेफिनेशन आपको आपके इस एग्जाम्पल में समझ आ रही है। ठीक है, कि एक माध्यम तो है हमारा वायु। इसी एग्जाम्पल के लिए जो हमने आपको बताया, एक माध्यम वायु है, एक माध्यम जल है। जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम है और जो जल है वो हमारा सघन माध्यम है। तो ध्यान से देखिए, अभिलंब यदि हम इन दोनों के बीच में माने अभिलंब, तो जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर आ रही है, मतलब जो पेंसिल है वो अभिलंब की ओर आ रही है। ठीक समझ आया? बिल्कुल तरीके से, बेहतर तरीके से हमने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, हमने समझ लिया अपवर्तन होता क्या है। अब हम जानते हैं अपवर्तन के 2 नियम। जैसे कि हमने परावर्तन में 2 नियम पढ़े थे, सेम उसी तरीके से हम अपवर्तन में 2 नियम पढ़ने वाले हैं। अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं? देखिए, अपवर्तन का जो पहला नियम है वो जैसा कि हमारा परावर्तन में दूसरा नियम था, सेम टू सेम वैसा ही नियम है। कैसा? कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यहाँ पे समझिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। वही बात है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नियम है वो क्या है? जो आपतन कोण, ये क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या। अब ज्या क्या होता है? साइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्या, साइन। ठीक, साइन थीटा वही। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक कहलाता है, जिसे हम
अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, यहाँ पे समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है आपतन कोण है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक कहलाता है। और इसी नियतांक को, इसी जो हमने बताया, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम इसको लिख कर बताते हैं। देखिए, हमने बताया कि आपतन कोण, ये आपतन कोण एंगल आई, ठीक, इसकी जा का मतलब है साइन, अपॉन, अपॉन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं, तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा। देखिए, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। इन दोनों की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम n तथा म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? अपवर्तनांक n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल्स लॉ। ठीक, तो आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। हमने आपको पूरी से पूरी एक एक डिटेल में आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आपको इस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या समझाया। ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले हमने बताया सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम जहाँ पर जो कण हैं वो अधिक उपस्थित हों विरल की अपेक्षा में। विरल माध्यम वो होता है जहाँ पर कण कम उपस्थित हों सघन की अपेक्षा में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैंने केवल बोला है और समझाया कम है। बोलकर हमने ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, तो आप ध्यान से समझिए कि अभी हमने सरल और सघन और विरल माध्यम समझ लिए। फिर उसके बाद हमने समझा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन की हमने डेफिनेशन समझी, उसके दोनों केस समझे। सघन से विरल आएगी तो क्या होगा, सघन से जब विरल आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, और जब विरल से सघन आएगी प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर आएगी। ठीक, इतनी चीज़ें समझी। फिर अपवर्तन के दो नियम समझे। दोनों नियम में हमने देखा कि एक नियम, पहला जो नियम था वो हमारे परावर्तन के दूसरे नियम के बराबर था। बस वहाँ पे जो हमारी परावर्तित किरण थी वहाँ से हमने या इस नियम में अपवर्तित किरण कर दिया। बाकी सेम टू सेम वही नियम है। और जब दूसरा नियम है अपवर्तन का, वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। यहाँ पे हमने आपतन कोण ही बना दिया, ये अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात मतलब होता है डिवाइड का अनुपात, एक नियतांक होता है। जो नियतांक है इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इस अपवर्तनांक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।